नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली के विषय में जानेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली जो है वो स्टाइल के लिए प्रयुक्त हुआ है कि लेखन का स्टाइल क्या है, इसको शैली कहा गया है। और शैली को का जो एक दूसरा नाम जो है वो लैटिन में जो है स्टीलस, इसका दूसरा स्टीलस जो है लैटिन भाषा में लौह लेखनी के लिए प्रयोग किया जाता था। रोमन काल में जो मोम चढ़ी पट्टियाँ होती थी उस पर लेखन का कार्य भी जो है इस लौह लेखनी से किया जाता था, किंतु बाद में यह अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया। शैली बाद में किस रूप में प्रयोग की जाने लगी कि किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने का, किसी चीज़ बात को रखने का एक साधन है, तो इस तरीके से वो उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो स्व अभिव्यक्ति के कारण इसको स्व अभिव्यक्ति की रीति के रूप में फिर इसका प्रयोग होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है बोलने चालने, खेलने कूदने, लड़ने भिड़ने, नाचने गाने, पढ़ने पढ़ाने, खाने पीने और वेशभूषा आदि विभिन्न विषयों पर किया जाने लगा। इसकी व्यापकता का प्रमाण अंग्रेजी के केबल ऑक्सफोर्ड में आप देख सकते हैं, जिसमें कि 28 संज्ञा के रूप में, 6 क्रिया के रूप में तथा 70 अर्थ गौड़ रूप में दिए गए हैं। शैली शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में स्टाइल शब्द के आधार पर हो रहा है और यह प्राय अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो प्लेटो हुए हैं उन्होंने इसके विवेचन को करते हुए इसके 3 भेद बताए। कौन कौन से? सहज, विचित्र और मिश्रित। क्या उन्होंने बताया? शैली के 3 भेद। देखिए, कोई भी लेखन करें तो उसके 3 भेद उन्होंने बताए। 3 उसकी विशेषताएं होनी जरूरी है। किसी भी काव्य के लेखन की 3 विशेषताएं उन्होंने प्रस्तुत की। कौन सी? एक तो काव्य सरल होना चाहिए ताकि वो हर व्यक्ति विशेष तक पहुंच सके। दूसरा, उन्होंने विचित्र, यानी विचित्रता से उन्होंने कहा कि काव्य बिल्कुल सीधे लिख देने की चीज़ नहीं है। काव्य में रोचकता लाने के लिए उसको चाहे तो तुकांत में रखें या तुकांत में, उसको भावों में और शब्दों में पिरोना जरूरी है, तो वो जरूर विचित्रता जरूरी है। और साथ में उसमें उन्होंने कहा मिश्रित शैली। कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारे यहाँ भारत के अंदर मिश्रित शैली काव्य के अंदर प्रयुक्त तो नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न अन्य पूरी की पूरी लैंग्वेज ही जो है हमारी हिंदी के अंदर प्रयुक्त हो गई है। जैसे ब्रजभाषा पूरी तरह से उसके अंदर आ गई है हिंदी के अंदर, तो पूरी तरह से इस तरह, या फिर कभी कभी यदि यूज़ हुई है तो संस्कृत प्रयोग में लाई गई है काव्यशास्त्र में। इसके अलावा अन्य जो भाषा के शब्द हैं वो उसमें ना के बराबर प्रयोग हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इन शब्दों का प्रचलन शायद अधिक होता हो। तो उन्होंने कहा मिश्रित शैली का प्रयोग काव्य के अंदर किया जाए। इस अरस्तु ने इसके 2 भेद बताए। पहली बात, स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी आप काव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आप बेशक उनके यहाँ बहुत व्यापक रूप में काव्य शास्त्र में इस चीज़ का विवेचन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन जिन विद्वानों ने रखी उन्होंने कुछ तथ्य जो रखे हैं वो प्रभावपूर्ण है और समझ में आने वाले हैं। जैसे उन्होंने कहा स्पष्टता, और दूसरा औचित्य शैली के अंदर होना चाहिए। यानी औचित्य क्या है? जो आप काव्य लिख रहे हैं, काव्य का औचित्य क्या होता है? भाई, जो आप कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं व्यक्ति विशेष तक, कुछ बात रखना चाहते हैं, उसी के लिए किया जाए, तो ये औचित्य हो गया। यानी उसका जो है मूल उद्देश्य पूरी तरह से उस व्यक्ति तक पहुंचा देगा। उसका औचित्य क्या है? उसको लिखने का औचित्य क्या है? तो सामाजिक किसी बात को प्रस्तुत करना या व्यवहारिक बात को प्रस्तुत करना या किसी घटना विशेष को प्रस्तुत करना, तो ये औचित्य हो गया। तो हॉरेस ने शैली में विवेक शब्द योजना और स्पष्टता 3 चीज़ों को रखा। तो देखिए, हॉरेस ने 3 चीज़ कौन सी? विवेक। तो काव्य शास्त्र का तो गुण ही विवेक है
क्योंकि भाई देखिए आपने भी सुना होगा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की जो योग्यता है वो सूरज से भी कहीं अधिक बताई गई है। इसका मतलब कवि की निगाह जो है सर्वव्यापक है। वो हर उस चीज़ तक पहुँच सकती है जो अतीत में समाई हुई है, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में हजारों साल बाद आएगी। उसको भी कवि देख सकता है और इसीलिए उसको सृष्टा का नाम दिया गया है। तो जी यदि कोई व्यक्ति सृष्टा है और तो फिर उसके अंदर तो विवेक होगा ही। और सबसे बात ये, चाहे वो तुकांत में रह गया या तुकांत में, बात तुरंत समझ में आ जाती है। ये उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये है विवेक का होना जरूरी। शब्द योजना, आप किसी बात को रखना चाह रहे हैं और कुछ शब्दों में रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास शब्दों का चयन, शब्दों की जानकारी, शब्दों के बारे में संग्रह होना जरूरी है। और स्पष्टता, स्पष्ट है यदि तो आपको सब कि कोई व्यक्ति समझाए ना समझाए, बहुत ज़्यादा बात समझ में आए ना समझ में आए, मुख्य उद्देश्य क्या है यदि वो व्यक्ति तक पहुंच गया तो आपका जो है जो आप काम कर रहे हैं वो पूर्ण हो गया। तो मुख्य बात है उसका उद्देश्य। हॉरेस ने शैली में विवेक, शब्द योजना और स्पष्टता 18वीं शताब्दी में पूर्व शैली का प्रयोग कवि के लिए शिक्षागत होता था। पूर्व शैली का प्रयोग 18वीं शताब्दी में, पूर्व 18वीं शताब्दी से पूर्व जो शैली यानी इस जो लेखन, काव्य शास्त्र की लेखन का जो प्रयोग था वो कवि जो है शिक्षा के लिए करता था। अब ये बात उन्होंने क्यों कही कि देखिए उससे पहले जो प्रयोग किया गया है वो समाज में पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा थे नहीं, और बात भी हर व्यक्ति विशेष तक ये बताना, कुछ संदेश विशेष देने होते थे जो हमारे यहाँ के जो विद्वान लोग थे। अब ऐसे लोगों को संदेश देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था, उन्होंने जो है वो कविता का सहारा लिया और उन्होंने कविता में अपनी बात रखना जो है शुरू कर दिया। तो वो कविता में बात रखने की वजह से बात सहजता से व्यक्ति विशेष तक पहुंच जाती है। तो इसलिए उन्होंने शिक्षा उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा। और इसके तो ये मेन रूप से समाज को शिक्षित करने का एक ये शैली के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो है इसका अन्य पक्षों पर भी ध्यान जाने लगा और इसके लिए सामाजिक के लिए चेतना के लिए, व्यवहारिक चेतना के लिए और बदलाव के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए भी इस काव्य का प्रयोग किया जाने लगा। यह यहाँ तक कि इसके अंदर जो पहले जो रखा जाता था वो तुकांत रचनाओं पर ही केवल महत्वपूर्ण समझा जाता था। उसके बाद अतुकांत रचनाओं को भी महत्व मिलने लगा। तो धन्यवाद। मैंने आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र शैली के विषय में चर्चा की और कल हम भारतीय साहित्य शास्त्र की शैली के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब